Hey everyone, प्रवीण दिस साइड। आई होप यू guys आर डूइंग ग्रेट। सो आज ना अपन सॉल्व करने जा रहे प्रॉब्लम सब आर एस विथ सम के, जो कि एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। बट अपन ना इस प्रॉब्लम को इस तरह से समझेंगे कि ये प्रॉब्लम अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम से ना अपन एक मस्त कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, जो बस इसी प्रॉब्लम में नहीं, इसी के जो सिमिलर प्रॉब्लम्स है ना, उस सब में भी काम को आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को ना आप लोग अच्छे से सुनना और समझना। तो पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में क्या बोला बोले तो, गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सब एरेस हैविंग सम एग्जैक्टली इक्वल टू गिवन नंबर के। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो एकदम क्लियर है ना, कि अपने को अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स दिया, एक एरे दिया जिसमें इंटीजर्स रहते। अपने को नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सब एरेस बताना है, जिसका सम, यानी कि जिस सब एरे का सम एग्जैक्टली होना चाहिए। अपने को एक नंबर दिया रहेगा के उसके बराबर, है ना। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल वन में अपने को एरे दिया है ये, और अपना के का वैल्यू दिया है -10, और इसका आउटपुट है 3। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो अपने तीन सब एरे से ये। तो फर्स्ट सब एरे ना अपने इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 3 तक है। तो सबसे पहले ना अपन इसका इंडेक्सिंग कर लेंगे। तो ये इंडेक्स नंबर 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। तो अपना इंडेक्स नंबर 0 से 3 का मतलब क्या है? इंडेक्स नंबर 0 से 3 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ है। तो अगर अपन इतने पार्ट को सम अप करें, तो अपना आएगा 10, 10 प्लस टू 12, 12 माइनस टू 10, 10 माइनस 20 माइनस 10, है ना। और अपना ये -10 ना इस -10 के बराबर आ रहा है ना। तो ये एक वैलिड सब एरे हुआ। और वैसे अपने 1 से 4 तक का देखे, अपने 1 से 4 का ये है, तो इसको सम अप करें तो 2 माइनस टू 0, -20 हो गया -20, -20 प्लस 10 हो गया -10, है ना। तो इसका भी सम -10 हो रहा है, और सिमिलरली इसका भी सम वैसे आएगा। तो अपने को बस यही तीन सब एरे मिले, जिसको अगर अपन सम अप कर रहे हैं ना, तो अपने को एग्जैक्टली -10 आ रहा है, जो कि के का वैल्यू है। इसलिए अपन अपना आउटपुट 3 रिटर्न कर दिए, है ना। वैसे अगर अपन अपने सेकंड एग्जांपल में देखें, तो सेम प्रोसेस की अपने को ये एरे दिया है और के का वैल्यू ये दिया है। इसमें अपना आउटपुट 2 है, क्योंकि अपने को ये दो सब एरे इक्वल सम बना रहे हैं के। और सिमिलरली अपने फाइनल एग्जाम्पल में अपना एरे दिया है और के का वैल्यू दे रहा है 0, इसका आउटपुट है 0। एक्सप्लेनेशन में बोला है कि नो सब एरे विद जीरो सम एग्जिस्ट, है ना। तो यहाँ पे कोई सब एरे विद सम 0 एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपन यहीं से आउटपुट 0 रिटर्न कर दिया। तो अपन ये एग्जाम्पल डायग्राम में एक चीज़ तो नोटिस करे होंगे, सब एरे मतलब कंटिन्यूस होता है। तो सब एरे का मतलब ये है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एलिमेंट्स ले रहे हो, तो बीच में जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबको लेना पड़ेगा। इसी को अपन सब एरे बोलते हैं। लेकिन सब सीक्वेंस कैसा रहता है बोल, तो आप इसको लिए, इसको इग्नोर करो, इसको लिए, इसको लिए, इसको इग्नोर करो, फिर आगे कुछ एलिमेंट्स होंगे तो उसको लियो लियो, इग्नोर इग्नोर, यानी कि आपकी मर्जी। ऐसा एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहने की ज़रूरत नहीं है सब सीक्वेंस में। लेकिन जब सब एरेस बोले, तो अपने को ना यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, यानी कि अपन एक सेगमेंट को पकड़े तो उसके पूरे एलिमेंट्स को कंसिडर करना। और अपने को यहाँ पे प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन में भी सब एरेस ढूंढने को बोला है। तो ये था क्विक सा वॉक थ्रू बिटवीन डिफरेंस ऑफ सब एरेस एंड सब सीक्वेंस। तो कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर अपन कंस्ट्रेंट्स देखें ना, अपने एरे का साइज 10⁵ है, यानी कि अपन इस प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा ओ ऑफ एन लॉग एन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके ऊपर नहीं जाना। तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला थ्रेशोल्ड तो मालूम हो गया। और अपन एरे ऑफ आई का साइज देखें ना, तो 10⁻³ से 10⁻³ तक है। तो अपन इसको इंटीजर के अंदर आराम से स्टोर कर सकते हैं। और के का वैल्यू को तो अपने को दिक्कत की बात नहीं है। स्टिल ये 10⁻⁷ से 10⁻7 तक दिया है, जो भी एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर हो सकता। तो अपन कंस्ट्रेंट्स को भी अच्छे से समझ लिए और एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझ लिए ना। तो आओ अपन एग्जाम्पल 2 को कंसिडर करके इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपन एग्जाम्पल 2 को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करे। तो अपने को ये एरे दिया है और अपने को के का वैल्यू 33 दिया है। तो अपने को सब एरे फाइंड करने को बोल रहा है ना। तो सब एरे फाइंड करने का सबसे ब्रूट फोर्स वर्जन क्या है? दो फॉर लूप लगा लो, है ना। दो फॉर लूप में एक पॉइंटर यहाँ पे रहेगा, जो कि आई पॉइंटर होगा। जे पॉइंटर यहाँ से पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, सो ऑन, फिर लास्ट तक जाएगा। एंड सेकंड आइट्रेशन में आई का पॉइंटर यहाँ से लेकर यहाँ पे आएगा। और जब आई का पॉइंटर यहाँ पे आएगा, तो जे का पॉइंटर फिर से यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, सो ऑन टिल लास्ट एलिमेंट, है ना। तो ऐसे दो नेस्टेड फॉर लूप से अपन सब एरेस निकाल ले सकते। और जब भी अपन जे पॉइंटर से ये सब एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर रहे, तो अपन एक करंट सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर ले सकते, जो इनिशियली 0 होगा। और जे पॉइंटर जहाँ जहाँ भी जाएगा ना, उसको एडअप करते जाएंगे इसके अंदर। और एडअप करते करते इस करेंट सम के वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या ये करेंट सम का वैल्यू अपने के बराबर आ रहा है। अगर हाँ, तो एक अपना रिजल्ट वेरिएबल रहेगा, जो कि काउंट, जिसको अपन इनिशियली तो 0 से इनिशलाइज करते। लेकिन जब भी अपना
कंडीशन मैच होगा जहाँ पे अपना करंट सम इक्वल्स टू के है, तो अपन काउंट को एक से इंक्रीमेंट कर देंगे, और जब अपना पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा अपन ये काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो सिंस अपने को नेस्टेड फॉर लूप की मदद से सब एरेस निकालने आता, तो अपन उसी का लॉजिक इस पे लगा दिए ताकि अपन ये के वैल्यू से उसको मैचअप कर सके, है ना। तो अपन एक सिनेरियो पकड़ के चले जहाँ पे अपना आई का पॉइंटर यहाँ है, जे का पॉइंटर यहाँ है, तो अपन यहाँ से पहले यहाँ गए फिर यहाँ गए, तो इतना सेगमेंट को अगर पकड़ के चले तो इसका सम क्या आ रहा है, 9 9 + 4 13, 13 + 20 33, है ना। तो इसका वैल्यू ना अपने की के वैल्यू के बराबर आ रहा, तो अपने को इतने सेगमेंट में तो मिल गया कि अपना एक वैलिड सब आ रहा है। और वैसे ही अगर अपन इतने पार्ट को पकड़ के चले, सपोज कि अपना आई पॉइंटर यहाँ है तो जे पॉइंटर ये और ये कवर अप कर लिया, तो इसका सम कितना आ रहा है, 20 20 + 3 23, 23 + 10 33, है ना। तो अपना ये भी एक वैलिड के बराबर आ रहा है ना। तो इसको भी अपन एक वैलिड सब एरे बोल सकते हैं। तो इस तरह से अपन अपने सब एरे का सम के बराबर आ रहा है नहीं वो चेक कर ले सकते हैं, सिंपल ना। तो आओ इसका कोड देखते हैं। तो ये है अपना कोड सी प्लस प्लस में, लेकिन अपन जो लॉजिक पढ़े ना वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पे अपने को फंक्शन नेम दिया है काउंट सब अरे, जहाँ पे अपने को एक एरे दिया है और के दिया है ना। तो सबसे पहले मैं एरे का साइज लेकर एन में स्टोर कर लिया और एक काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया जो जीरो पे रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अपन दो नेस्टेड फॉर लूप्स लगा रहे, एक आई जो कि जीरो से स्टार्ट होकर एन तक जा रहा है, तो अपन इस लूप के अंदर एक करंट सम वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो इनिशियली जीरो होगा, और जे का लूप लगा रहे आई से लेकर एन तक, है ना। तो इसमें क्या कर रहे, एवरी टाइम करंट सम में वो एरे ऑफ जे को ऐड करते जा रहे, और जब भी अपना करंट सम के बराबर आया तो अपन काउंट को एक से इंक्रीमेंट कर दे रहे। तो ये दो नेस्टेड फॉर लूप रन करने से अपना जब भी ये कंडीशन मैच होगा अपना काउंट इंक्रीमेंट होते रहेगा, और ये जो भी अपना काउंट बन के आया ना अपन सिंपली लास्ट में इसको रिटर्न कर दे सकते हैं। तो ये था अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच की। सिंस अपने को सब एरेस का आइडिया था तो अपन उसी के बेसिस पे अपने लॉजिक को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने प्रॉब्लम को बना लिए। तो अगर अपन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे सिंस अपन दो नेस्टेड फॉर लूप्स लगा रहे जो कि एन तक चलते जा रहा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता, ओ ऑफ एन स्क्वायर, है ना, वेयर एन इज साइज ऑफ एरे। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे अपन वेरिएबल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे नहीं, है ना। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना होता ओ ऑफ 1। तो अगर अपन इस प्रॉब्लम को सबमिट करके देखें ना, तो ये अपने को टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। क्यों, क्योंकि मैं कंस्ट्रेंट्स के वक्त ही बोला था अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसका कॉम्प्लेक्सिटी को ओ ऑफ एन लॉग एन तक ही लेके जा सकते हैं, लेकिन ये अपना ये क्लियरली एन स्क्वायर है, तो ये तो पास होने से रहा है ना। तो अपने को इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना है, तो ना अपने को इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो जब अपन इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करेंगे ना, जैसे मैं शुरू में बोला था प्रॉब्लम के कि अपन इसको मीडियम से ईजी बना देंगे और एक ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो बस इसी प्रॉब्लम में नहीं इसके सिमिलर प्रॉब्लम्स में भी लगेगा, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आओ इसके ऑप्टिमल वर्जन में पढ़ते हैं। तो ऑप्टिमल अप्रोच पे बढ़ने से पहले ना अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपने अप्रोच को और भी इजी बना देगा, है ना। तो सपोज करो मेरे पास ये एरे है, ओके। तो ये एरे में अपने को ये एलिमेंट्स है और अपने को एक के का वैल्यू दिया है। तो अपने को प्रॉब्लम में बोला क्या है कि अपन किसी भी सब एरे को उठाए और उसको सम अप करे तो उसका वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो सपोज करो अपना सब एरे फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 से इंडेक्स नंबर 3 जो कि ये सेगमेंट है, इसको अगर अपन सम अप करेंगे तो के बराबर आ रहा है ना। तो मैं इसको नाम देता हूँ कि सपोज इसका वेरिएबल नाम देते हैं सम, है ना। तो मेरा जो सम वेरिएबल है ना वो अपने के बराबर आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं यानी कि इस के को एलएचएस के साइड भेजाऊं तो ये कैसे होगा, सम माइनस के इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। अभी ये ना अपने एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बनता है, मैं इसको बॉक्स में लिख लेता हूँ। ये ना अपने एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ना। ये दिखने में बहुत सिंपल होगा, लेकिन ये वन ऑफ द मेन क्रक्स है अपने प्रॉब्लम का। कैसे, तो इसका मतलब क्या है पहले अपन उसको जानना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो ना अपन एक सब एरे लिए थे, एक हाइपोथेटिकल सब एरे लिए थे। तो ये इक्वेशन जहाँ पे अपने को इसका सम के बराबर होना है, अपन उसको रीअरेंज करके ऐसा बना दिए कि ये सब एरे सम में से अगर अपन के को हटा दे तो उसका सम ना अपने को ज़ीरो आना चाहिए, है ना। इनिशियली अपने को सम के बराबर आना था, लेकिन अपन कैसे रीअरेंज करें, क्योंकि हम सम में से अगर के को निकाले तो अपने को ज़ीरो आना है ना। तो ये तो थोड़ा टीडियस है, क्योंकि अपने को हर बार वही दो नेस्टेड फॉर लूप्स लगा के वैल्यू के बराबर आ रहा नहीं आ रहा वो चेक करना पड़ता था। लेकिन ये कंपेरेटिवली इजी है, क्योंकि अपन सम ना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये के का वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो अपन अपने कैलकुलेटेड सम में से के को निकाल रहे हैं तो अपना जीरो आ रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि अपना सम बराबर है के। सिंपल ना। तो ये है अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो ये तो रहा अपना पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है, मैं ना बस हाइपोथेटिकली बोला था कि अपना बस इतना सब एरे ना
का डिफरेंस लेने पे अपने को जीरो आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं हो कि यही हो, कौन सा भी सब एरे हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या इतना पार्ट हो सकता है, या पूरा ही सब एरे हो सकता है ना। जिसका भी अगर अपन सम निकाल कर उसमें से के निकाल रहे तो अपने को जीरो आ रहा है, तो वो तो अपने लिए वैलिड सब एरे है ना। लेकिन अपने को ये वाला कंडीशन मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, जैसे अपन डिस्कस करें कि यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, या कहीं भी आ सकता है ना। तो अपने को इसको कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, कि अपन इसको ऑलरेडी देख चुके कहीं तो उसके लिए बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कि अपन इसको जो कैलकुलेट करे उसको कॉन्स्टेंटली फेच करें। हाँ, अपना हैश मैप, अपन अपने हैश मैप की मदद से कॉन्स्टेंटली देख सकते कि अपने को ये इक्वेशन अपने हैश मैप के अंदर है या नहीं, है ना। वरना अपने को वही और एक फॉर लूप लगाना पड़ता था जो कि अपना ये कन्वेंशनल वाला था, लेकिन अपने को इसी से तो एस्केप करना है ना, अपने को इसी वाला लूप तो एस्केप करना है ना। तो अपन सिंपली ना हैश मैप यूज़ कर सकते थ्रू फाइंडिंग दिस इक्वेशन की देंगे कि क्या अपने हैश मैप में इस वाला की एग्जिस्ट करता। अगर हाँ, तो अपन उसका वैल्यू फेच करेंगे। तो उसका वैल्यू क्या होगा कि अपन इस वाले सम को कितने बार देखे, है ना, एक बार देखे, दो बार देखे, तीन बार देखे। तो बातों ही बातों में अपने को हैश मैप का आर्किटेक्चर भी पता चला कि हैश मैप में क्या होता है, एक की होता है और उसका वैल्यू होता है। तो अपन की क्या स्टोर करें, की तो अपना रहा ये, है ना, कि ये रहा, लेकिन वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू ना ये वाला कि अपन ये हैश मैप में कितने बार देखे, ये अपने को वैल्यू बोलेगा। तो इनिशियली तो ज़ीरो होगा, लेकिन अपन इसी टाइप का सेम इक्वेशन इस हैश मैप के अंदर इससे पहले भी कभी देखे, तो अपन उसको एक से इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर एक से इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर एक से इंक्रीमेंट कर देंगे, ताकि अपन जब काउंट फाइंड करने को पता चले ना, तो अपने को ओ ऑफ वन के अंदर ये वैल्यू मिल जा सके। तो ये है अपना स्टेप नंबर 2 कि यूज़ हैश मैप, यूज़ हैश मैप। और हैश मैप का आर्किटेक्चर भी अपने को पता चल गया, है ना। तो ये है अपना सबसे बड़ा क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, ये 2 पॉइंट्स, है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करें, जब भी आपको प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में ऐसा बोले कि अपने को कभी भी बोले कि अपने को सम ढूंढना है किसी सबारे का और उसको किसी के साथ कंपेयर करना है, यहाँ पे के दिया है ना, तो अपन ब्लाइंडली यहाँ पे हैश मैप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है, इट इज़ नॉट इंट्यूटिव, लेकिन ये एक ट्रिक है ना। तो आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिले जहाँ पे अपने को कुछ ऐसा है, सम भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है ना, कुछ भी, तो अपने को सब एरे से कुछ डील करके किसी से कंपेयर करना है, तो अपन यहाँ पे हैश मैप वाला एक बार तो लगा सकते हैं। मे बी वो किसी प्रॉब्लम में काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जिसमें काम करेगा वहाँ पे तो अपने के लिए अच्छा है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना है ना। तो अपन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करें ना, उसके हिसाब से अपन अपने एग्जाम्पल को ड्राई रन करते हैं। तो ये आ गए अपन अपने उसी एग्जाम्पल में जहाँ पे अपने को एरे दिया और के का वैल्यू दिया, लेकिन अपन इस बार हैश मैप यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे की क्या है अपना सम माइनस के, है ना, एंड वैल्यू क्या है, ये सम माइनस के अपन कितने बार देखे उसको स्टोर करेंगे। और यहाँ पे करंट सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो कि इनिशियली जीरो है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम हैश मैप यूज़ क्यों ही कर रहे हैं ना, तो स्टे विथ मी गाइस, अपन ये एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन से इसको अच्छे से समझ जाएंगे और आपको प्रूफ भी मिल जाएगा कि अपन हैश मैप की मदद से इतना ऑप्टिमली कैसे सॉल्व कर पा रहे। क्योंकि ऊपर मैं की पॉइंट्स में जस्ट थियोरेटिकली एक्सप्लेन करा, लेकिन जब अपन यहाँ पे प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पूरा सेंस बनेगा। तो यहाँ पे अपना करेंट सम जीरो है ना, तो अपन अपने इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो अपने इंडेक्स नंबर जीरो पे वैल्यू है 9, है ना। तो अपने अपने करेंट सम में वैल्यू 9 को ऐड कर लेते हैं, है ना। तो अभी अपने को की क्या ढूंढना है, सम माइनस के, अपना सम क्या है 9, के क्या है 33, तो अपन 9 माइनस 33 लिखे तो कितना आएगा -24। तो क्या -24 अपने हैश मैप के अंदर है, नहीं, नहीं है। तो अपन ना इस 9 का एंट्री ना इस हैश मैप पे बना देंगे। तो 9 ना अपन देख चुके एक बार। तो अभी मैं ये क्यों कर रहा, क्योंकि मेरे को 9 - 33 का एंट्री तो इस हैश मैप में नहीं मिला, लेकिन ये 9 ना मे बी किसी और एलिमेंट के लिए या किसी और सम के लिए ये की फैक्टर बन सकता है। और ये भी कैसे अपन देखते हैं। तो अपन आएंगे अपने इंडेक्स नंबर 1 पे, है ना। तो अपने इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है 4, तो 9 + 4 क्या होगा 13। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये होगा अपना 13, है ना। तो ये हो गया अपना 13। तो अपने को ढूंढना क्या है हैश मैप में, सम माइनस के। तो सम क्या है 13, तो 13 माइनस के क्या है 33। तो 13 - 33 क्या होता है -20। तो क्या -20 का एंट्री अपने हैश मैप में है, नहीं, -20 का एंट्री अपने हैश मैप में नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली ये जो सम बन के है ना अपना 13, इसका एंट्री बना देंगे अपने हैश मैप में। तो अपन बोलेंगे कि 13 अपन देख लिए एक बार,
तो अपन आएंगे अपने इंडेक्स नंबर 2 पे। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यहाँ पे अपन करने जा रहे हैं, है ना। तो अभी 20 के आने से अपना करेंट सम क्या हो जाएगा, 13 + 20, तो ये होगा 33, है ना। तो अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे 33, तो अपना करेंट सम होगा 33। तो अपन अपने की को ढूंढेंगे, तो 33 - 33 क्या होगा, 0, है ना। तो क्या जीरो का एंट्री अपने हैश मैप में है, नहीं, जीरो का एंट्री अपने हैश मैप में नहीं है, तो अपन इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन क्या इतने सब एरे को इग्नोर करना वैलिड पॉइंट है, नहीं, क्योंकि अगर आप देखो, अगर इन सबको ऐड करो तो अपने को क्या आ रहा है, 33 आ रहा है ना। तो ये 33, तो ये 33 के इक्वल है, लेकिन अपने को अपने हैश मैप में नहीं मिल रहा। तो क्या अपन अपने लॉजिक में कुछ गलत करें, नहीं, अपन अपने लॉजिक में कुछ गलत नहीं करे। द ओनली थिंग इज, जब भी अपन अपने ऐसे टाइप का हैश मैप का प्रॉब्लम डिजाइन करते हैं ना, तो अपने को एक एक्स्ट्रा एंट्री पहले से बना के रखना पड़ता है कि अपन ना जीरो को देख लिए एक बार, है ना। तो इसको अपन इनिशियली सब पुश करके रखना, क्यों, ऐसे केसेस की वजह से, है ना। क्योंकि अपना अपना करेंट सम ना 33 आया था, लेकिन अपने को ये 33 के इक्वल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसका एंट्री अपने को यहाँ पे मिल रहा ही नहीं था, है ना। अपन डिफरेंस ले रहे थे ना, 33 - 33, तो अपने को जीरो आ रहा था, लेकिन ये जीरो का एंट्री ना अपने को अपने हैश मैप में मिला ही नहीं कभी, है ना। तो ऐसे एज केसेस को हैंडल करने के लिए हमेशा जब भी हैश मैप बनाओगे ना, ये वाला एंट्री पहले डालना, इरेस्पेक्टिव ऑफ एग्जीक्यूटिंग द एरे फर्स्ट, ओके ना। तो अभी अपन देखें, तो जीरो का एंट्री ना अपने को एक बार मिले सो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अपन अपने रिजल्ट ले लेते हैं, तो रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं। तो अपन यहाँ पे जो भी काउंट का वैल्यू है ना, इसको सिंपली यहाँ पे डाल देंगे, तो अपना रिजल्ट आ गया 0 से 1, है ना। तो अभी फिर से क्या करना है, अपने को जो भी 33 वाला एंट्री है ना, उसका एंट्री बनाना है हैश मैप में। तो अपन 33 वाले को देखे एक बार, है ना। तो अभी अपन आए अपने इंडेक्स नंबर 3 पे। तो इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू है 3, तो 33 + 3 क्या होगा, 36। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये होगा 33 से अपना 36, है ना। तो अभी इसका की ढूंढेंगे कि 36 - 33 क्या होगा, 3। तो क्या 3 का एंट्री अपने हैश मैप में है, नहीं, हैश मैप में नहीं है। तो सिंपली क्या कर दो, 36 का एंट्री बना दो एक, कि अपन 36 को देखें। अभी अपन आए अपने इंडेक्स नंबर 4 में। अभी अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि यहाँ पर भी अपन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप देखने वाले हैं ना। तो ये 10 को अपन ऐड कर देंगे, तो 36 से ये क्या हो जाएगा, 46, है ना। तो ये हो गया 46। तो 46 और 33 का डिफरेंस क्या आएगा, 46 - 33 विल बी 13। तो अपन ढूंढेंगे क्या ये 13 का एंट्री अपने हैश मैप में है, हाँ, अपने हैश मैप में है, और उसका काउंट क्या है, 1, है ना। तो अपना ये जो भी वैल्यू है ना, इसको अपन अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे, तो अपना रिजल्ट ना 1 से हो जाएगा 2। तो अभी समझ में आया अपन अपने पुराने सम को हैश मैप में क्यों स्टोर कर रहे, क्योंकि अपना इतने का सम क्या है, अपने इतने का सम है 46। तो 46 में से अपन ये 13 को निकाल दे रहे, तो अपन ये सब पूरे सब एरे में से अपने ये सब एरे को निकाल दे रहे, है ना। तो 13 का मतलब वही हुआ ना कि अपन ये सब एरे को निकाल रहे। तो ये जो बचा सो पार्ट है ना, ये अपने को के बराबर दे रहा है ना। ये पूरा 33 दे रहा है जो कि इक्वल है ना। तो इसीलिए ना, जो अपन प्रीवियस सम था ना, अपन वो प्रीवियस सम को हैश मैप में स्टोर करके रख रहे, और उसके रिस्पेक्टिव में उसके काउंट को स्टोर करके रख रहे, ताकि आगे अपने को कभी भी एक कंडीशन मिले जहाँ पे उसका सम 33 के बराबर जाए, यानी कि के का बराबर जाए, तो अपन वो पूरे सब एरे में से उतने पोर्शन को डिलीट कर रहे, है ना। यहाँ पे भी वही कर रहे थे ना। तो पुराने सम को स्टोर करने का मतलब ये हुआ। ये था मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पॉइंट अपन यहाँ पे देखे थे कि अपने को ये जीरो वाला एंट्री क्यों बना के रखना है, और एक पॉइंट यहाँ पे देखे थे कि अपने को पुराने सम्स को ऐड क्यों करना है, उसका काउंट क्यों मेंटेन करके रखना है ना। तो अपन फाइनली जाएंगे अपने इंडेक्स नंबर 5 पे। अपने इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है, 5। तो इसको अगर अपन 41 से ऐड करें तो अपना वैल्यू क्या आएगा, 51। तो इसको अपन लिख लेते हैं 51, है ना। तो अपन फिर से देखेंगे, 51 - 33 क्या होता है, 19। तो क्या 19 का एंट्री अपने हैश मैप में, नहीं, 19 का एंट्री हैश मैप में नहीं है। तो अपने का अपना रिजल्ट का कुछ नहीं होगा, लेकिन ये 51 का एंट्री अपने को हैश मैप पे बनाना, ताकि आगे वाले नंबर्स को मे बी ये उसी तरह से काम को आ सकता है, जैसे 13 आया था, तो 51 का एंट्री आया 1। लेकिन अगर अपन देखें अपना पॉइंटर अभी नेक्स्ट पे आएगा, तो ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गया ना एरे का इंडेक्स का, तो अपना एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो अपने रिजल्ट काउंट में अपना वैल्यू क्या आया है, 2, है ना। और अगर अपन इसको अपने एक्चुअल प्रॉब्लम से कंपेयर करें, तो इसके लिए अपना आउटपुट क्या आया था, 2, है ना। तो सिंपली अपन अपने हैश मैप की मदद से इसको स्टोर करके रख लिए।
तो ये 2 पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट थे अपने लिए। अपन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे ना, कि सम माइनस के को कैसे स्टोर करके रखना है और हैश मैप क्यों यूज़ करना है ना? और आई गेस ये ड्राई रन से तो और भी अच्छे से समझ में आ गया कि अपन ये की में ये क्यों स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू में ये क्यों स्टोर कर रहे हैं ना? आप ना ये वैल्यू को जब भी फिर से 13 देखोगे ना, तो इसको 2 से इंक्रीमेंट कर दोगे, है ना? तो इसका मतलब क्या है? अपने को 13 को ना 2 टाइम्स निकाल देना पड़ता उस सब एरे में से, तब जाके अपने को अपना के का वैल्यू आता। आई होप आप लोग को ये ड्राई रन समझ में आया। आप भी ना अपने एग्जाम्पल वन, जो अपने को यहाँ एग्जाम्पल वन दिया है ना, इसको कंसिडर करके सेम लॉजिक लगाने की कोशिश करो, भी सेम ड्राई रन करो हैश मैप लेकर, आपको ना और क्लैरिटी मिलेगा, है ना? तो आओ इसका कोड देखते हैं। तो ये आ गए अपन अपने सी प्लस प्लस कोड में। तो इस अगेन मैं एरे का साइज लेकर एन में स्टोर कर लिया और यहाँ पे हैश मैप क्रिएट कर लिया। सी प्लस प्लस में हम अनऑर्डर्ड मैप से हैश मैप बनाते हैं, है ना? तो सबसे पहले मैं करंट सम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जो कि 0 है, और मैप में देखो पहले 0 का एंट्री बना दिया 1। अब करंट सम में क्या है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने मैप में ना 0 के लिए एंट्री बना दिया 1। और ये क्यों आपको अच्छे से पता है ना? तो उसके बाद ना मैं काउंट वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो कि अपने को रिटर्न करना है, जो अपना रिजल्ट वेरिएबल था ना वही है ये। तो मैं मैप में आइटरेट कर रहा हूँ 0 से लेकर n तक, और एवरी टाइम ना करंट सम में अपडेट करते जा रहा हूँ, एरे ऑफ आई को ऐड करते जा रहा हूँ। और मैप में चेक कर रहा हूँ कि करंट सम माइनस के का कोई एंट्री पड़ा हुआ है। अगर हाँ, तो मैं काउंट में ना उसके की के प्रति जो भी वैल्यू है ना उसको ऐड कर दे रहा। यानी कि अपने मैप में जो भी ये की है ना, इसके प्रति जो भी वैल्यू है ना उसको ऐड अप कर दे रहा है ना। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, जो भी करंट सम कैलकुलेट करें ना उसी के प्रति मैप में एंट्री बनाकर उसके वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं ना, ताकि वो सब एरे अगर पूरा इतना वैलिड है ना तो अपन इसको यहाँ से इतना इरेडिकेट कर दे रहे। और ये कैसा इरेडिकेट कर रहे, ये के मदद से, है ना? करंट सम माइनस के मदद से। ये जब पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अपने काउंट में जो था वही रिटर्न कर दे रहे। तो अभी अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना, अभी अपन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो यहाँ पे अपन ना एक सिंगल फॉर लूप चला रहे, और फॉर लूप के अंदर ना अपन मैप में हर बार चेक कर रहे कि इसका एंट्री क्या पड़ा हुआ है। तो हैश मैप में ना किसी भी की को चेक करने का ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन ही होता है। और सिंस यहाँ पे अपन इंटीजर ढूंढ रहे, तो अपन कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये ओ ऑफ वन ही होता है। तो ओ ऑफ एन के अंदर ओ ऑफ वन का ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ ऑफ एन। तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ एन। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे सिंस अपन एक हैश मैप क्रिएट कर रहे, तो वर्स्ट के सिनेरियो में अपन ये एरे के ना हर एलिमेंट के लिए एक एक एंट्री बनाते रहेंगे हैश मैप में, है ना? जो कि अपन यहाँ पे बना रहे। तो वर्स्ट के सिनेरियो के हिसाब से पकड़ के चले तो हर एलिमेंट जाएगा ना, तो हैश मैप का साइज भी अपना ओ ऑफ एन तक जाएगा, है ना? और अपार्ट फ्रॉम दिस हैश मैप अपन बस वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं ना, तो अपना ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन हो गया। तो ये थे अपने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, जहाँ पे अपन पहले अपना जो ब्रूट फोर्स ओ ऑफ एन स्क्वायर था उससे अपन ओ ऑफ एन पे आ गए, विच इज़ अ ग्रेट ऑप्टिमाइजेशन, है ना? कि एन स्क्वायर सोल्यूशन को जो कि क्वाड्रेटिक है लीनियर पे लाना एक ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन होता है। जो प्रॉब्लम को समझे ना, ये प्रॉब्लम को नहीं, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है ना? इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना। और हर बार जब भी, जैसे मैं शुरू में बोला था, सब एरे हो और उसका सम बोले और के का वैल्यू दिया हो ना, ये वाला टेम्पलेट अपने माइंड में रख लेना कि ये 2 पॉइंट से ना आपका काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो कोई और अप्रोच में जाओ, लेकिन इससे तो बिल्कुल ट्राई देना, है ना? क्योंकि अगर इससे बन गया तो जॉब डन है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इस चैनल को मोटिवेट करना। आपके मोटिवेशन की इस चैनल को बहुत ज़्यादा नीड है ना? अगर आप लाइक शेयर या सब्सक्राइब करोगे, यूट्यूब बाकी लोगों के लिए भी वीडियो को रिकमेंड करेगा, जिससे अपन दोनों का ग्रोथ होगा, है ना? अगर आपको प्रॉब्लम में कुछ भी कहीं भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी टीचिंग में कुछ भी फीडबैक लगे कि ये चीज़ इंप्रूव हो सकता है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो पे कोई ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।